हेलो एवरीवन, हमारा जो टॉपिक चल रहा था लघुत्तम समापवर्त से रिलेटेड चल रहा था, उसमें टॉपिक रह गया है घातांक वाली संख्याओं का लसापा ज्ञात करना। घातांक वाली संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कैसे ज्ञात करते हैं वो यहाँ सीखेंगे। अब लघुत्तम समापवर्त हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था, वो लिख देता हूँ मैं। लघुत्तम समापवर्त्य जिसे एलसीएम और लसापा भी कहते हैं हिंदी में, लसापा। तो लसापा से ये भी वर्ड आप ध्यान में रखो, क्योंकि बार बार आप लिखेंगे तभी पहचानेंगे कि लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक दोनों में डिफरेंट क्या होता है। यहाँ पर यह आता है, उसमें का आता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना इसमें। अब हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं घातांक वाली संख्याओं का लसापा ज्ञात करना। घातांक वाली संख्याओं का लसापा ज्ञात करना। तो यहाँ घातांक वाली संख्याओं का लसापा हम ज्ञात करते हैं। इसमें सबसे पहले लेते हैं जब आधार समान हो। आधार समान हो, इस स्थिति में सबसे बड़ी घात वाली संख्या दी गई सभी संख्याओं का एलसीएम होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 5 की पावर -2, 5 की पावर -3, 5 की पावर -4, 5 की पावर -9 का एलसीएम क्या होगा। इन सभी में सबसे बड़ी घात कौन सी है? 5 की पावर -2 है, तो इनका एलसीएम 5 की पावर -2 होगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 3 की पावर 9, 3 की पावर 10, 3 की पावर 11, 3 की पावर 12 का एलसीएम, तो यह हो जाएगा 3 की पावर 12 होगा। यहाँ पर जो पावर हैं, पावर हम धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक की ही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, जब आधार असमान होता है, यहाँ पर जो आधार है ये इसका आधार कहलाता है 5, 5, 5, ये इसके आधार है। पावर -2, -3, -4, -9 ये इसकी पावर है। जैसे यहाँ पर ये आधार है वो कैसा समान है, पावर यहाँ पर डिफरेंट है, तो इनका जो एलसीएम होगा, सबसे ज़्यादा घात होगी वही संख्या इसका एलसीएम होता है। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। दूसरा पॉइंट लेते हैं, जब आधार असमान हो, आधार है वो असमान हो, कॉमा दी गई किन्हीं दो आधारों का, किन्हीं दो आधारों का HCF 1 हो एवं घात जो है वो धनात्मक हो, इसकी हम बात करते हैं। इस स्थिति में जो उनका एलसीएम होता है वो कैसे फाइंड करेंगे। इस स्थिति में
दी गई संख्याओं का एलसीएम, इस स्थिति में दी गई संख्याओं का एलसीएम उन सभी संख्याओं का गुणनफल होता है। उनका जो HCF है 1 है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपसे ये कहा जाए कि 2 की पावर 9 या 2 की पावर, चलो छोटा हम ले लेते हैं जिसका हम कैलकुलेशन भी आसानी से कर सकें, 2 की पावर 3 एवं 3 की पावर 2 का LCM क्या होगा। ये एग्जाम्पल हमने ले लिया है। तो यहाँ पर ये आधार हैं, देखो हमने क्या लिखा है, जब आधार असमान हो, आधार यहाँ पर असमान है, किन्हीं दो आधारों का HCF 1 हो, ज़्यादा संख्याएं भी हो सकती हैं, तो यहाँ पर दो आधार है, उनका जो HCF है वो क्या है 1 हो एवं घातें कैसी हो धनात्मक हो, तो इसका LCM होगा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2, ये इसका LCM होगा। 2 का क्यूब 8 गुणा 9, 9 8 72, 72 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो भी संख्या दी जाएंगी उनके आधार डिफरेंट होते हैं और किन्हीं दो आधारों का HCF 1 होता है, तो LCM उन समस्त संख्याओं का गुणनफल होता है। नेक्स्ट आगे की ओर, हाँ अब हम लेते हैं जब आधार असमान हो, किन्हीं दो आधारों का HCF 1 हो एवं घातें ऋणात्मक हो। हमने यहाँ पर जो घात है, जो पावर है, वो अब हमने ऋणात्मक कर दी है, घातें ऋणात्मक हो। तो इस स्थिति में दी गई संख्याओं का LCM समस्त संख्याओं को भिन्न रूप में लिखकर निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। सूत्र क्या होता है, दी गई संख्याओं का LCM निम्न सूत्र से हम ज्ञात करते हैं। तो भिन्नों का लस लघुत्तम समापवर्त बराबर होता है अंशों का लस बटे हरों का मस। इससे क्या है, देखो डिविजिबल हो जाता है पूरी बार। भिन्नों का लस है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं तब आएगा आपकी समझ में। 2 की पावर -3 व 3 की पावर -2 का लस क्या होगा। यहाँ पर किन्हीं दो आधारों का HCF हमने 1 कर दिया है एवं घात ऋणात्मक है, तो 2 की पावर माइनस, इसे हम इसमें कन्वर्ट कर दें भिन्न रूप में। 1/2 की पावर 3 लिखेंगे तो 1/8 हो गया। इसे लिखेंगे 1/3 की पावर 2, तो यह हो जाएगा 1/9 का लसा। इनका लसा लेना है तो बराबर होगा 1 और 1 का लसा 1 हो गया, और यहाँ पर 8 का और 9 का मसा हमें निकालना है, तो इन दोनों का मसा तो 1 ही होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 1 कैसे है ये भी थोड़ा एनालिसिस करके आपको बता दें। 2 की पावर -3, देखो लसा क्या होता है, LCM वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई समस्त संख्याओं से विभाजित होती है। तो दी गई समस्त संख्याएं ये वाली हैं, इनके द्वारा ये विभाजित होनी चाहिए। तो देखते हैं, 1 में हम भाग लगाते हैं 2 की पावर -3 का,
तो कितना इसका आंसर आ जाएगा, 8 इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हुआ है, इसका मतलब ये करेक्ट है। ऐसे एक में हम भाग लगाएंगे 3 की पावर -2 का, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये भी क्या है, इसका आंसर ये भी करेक्ट है इसका। अब हम आगे की ओर चलते हैं। जब आधार असमान हो, किन्हीं दो आधारों का HCF बंद नहीं हो, उस वाली सिचुएशन में आप क्या करेंगे। हाँ, जब आधार नंबर 4 कंडीशन आ रही है, जब आधार असमान हो, किन्हीं दो आधारों का HCF बंद नहीं हो, 1 नहीं हो, एवं घाते धनात्मक हो। इस स्थिति में दी गई समस्त संख्याओं को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर LCM ज्ञात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब हम इसमें क्या है, कोई HCF बंद नहीं लगे। चलो, 4 की पावर 2 एवं 6 की पावर 3 का LCM क्या होगा। हम केवल पावर के माध्यम से इसे सॉल्व करेंगे। 4 की पावर और भी ज़्यादा हो सकती है यहाँ पर हम इतनी ले, चलो 4 की पावर 4 कर देते हैं। ठीक, 4 की पावर 4 एवं 6 की पावर 3 का एलसीएम फाइंड करना है। तो 4 की पावर जो 4 है, इसे हम अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में इसे व्यक्त करें। अभाज्य संख्याओं, तो अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, 4 के फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 × 2, तो 2 की पावर 2 × 2 की पावर 4 × 2 की पावर 4 = 2 की पावर 8 हो गया है। 6 की पावर 3 है, उसे लिखेंगे 2 × 3 की पावर 3, तो यह आ जाएगा 2 की पावर 3 × 3 की पावर 3, यह आ गया। अब एलसीएम हम आसानी से इनका फाइंड कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम पावर हम देखेंगे, 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है। अब 2 की पावर मैक्सिमम देखेंगे तो 2 की पावर 8 है। कोई भी इसमें छोड़ना नहीं आपको, फैक्टर 3 है, 3 की पावर 3 है, तो ये भी आपका काउंट किया जाएगा, तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा। इसे आप लिख सकते हैं 2 की पावर 8 का मान 2 की पावर 10 का 1024, 512, 256, 3 का पावर क्यूब 3 की पावर 3 का मान 27, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो यहाँ पर एक कंडीशन और रह जाती है, जब आधार असमान हो और किन्हीं दो आधारों का HCF 1 नहीं हो एवं घातें ऋणात्मक हो, उस वाली सिचुएशन में क्या करें। हाँ, 5वीं कंडीशन आ जाती है, जब आधार असमान हो, किन्हीं दो आधारों का HCF 1 नहीं हो एवं घातें ऋणात्मक हो। घातें ऋणात्मक, इस स्थिति में सर्वप्रथम दी गई संख्याओं को भिन्न रूप में लिखा जाता है।
लिखा जाता है, तत्पश्चात निम्न सूत्र के माध्यम से उनका एलसीएम ज्ञात किया जाता है। भिन्नों का सूत्र आपका वही है, भिन्नों का लस बराबर होता है अंशों का मस बटे अंशों का लसा। लसा निकालना तो लसा ऊपर आता है, याद करने की ट्रिक है। मसा फिर नीचे आया, हरों का मसा। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। 4 की पावर -2 एवं 6 की पावर -2 का लसा ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो पहले इनको भिन्न रूप में लिखो, 1/4 का स्क्वायर और यह आ जाएगा 1/6 का स्क्वायर। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं इसे 16, 4 का स्क्वायर 16, 1/6 का स्क्वायर 36। इसका हमें लसा लेना है, तो 1 और 1 का लसा तो 1 ही आएगा, और 16 और 36 का मसा लेना है कि इनमें जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है। तो 4 आ जाएगा, 4 चौक 16 और 4 नाम 36। तो 4 यहाँ पर कॉमन फैक्टर हो गया इसका 4। तो 1/, इसका क्या आ जाएगा आंसर। इनका जो लसा है वो क्या है 1/4। 1/4 वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई समस्त संख्याओं से विभाजित होती है। चेक कर लेते हैं। 1/4 में भाग लगाइए, कितने का, 4 की पावर -2 का। तो यह आ जाएगा 1/4, और 4 की पावर -2 को हम ऊपर भेज सकते हैं, तो 4 से इसकी पावर कट गई, आंसर आ गया 4। दूसरा है 1/4 में भाग लगाइए 6 की पावर -2 का। 1/4, 6 की पावर -2 है वो कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 4 नाम 36। इसका आंसर आ गया 9। तो इसका मतलब भाग देने पर एक आपकी पूर्ण धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, इसलिए आंसर आपका सही है। तो इस तरीके से हम जब आधार असमान होता है उस कंडीशन में घातांक वाली संख्याओं का लसम कैसे ज्ञात करते हैं वो आप अच्छी तरीके से सीख गए हैं। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, इम्पोर्टेंट हैं। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद सिद्ध होंगे। यहाँ पर देखिए, ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो अधिकतर विद्यार्थी जानते नहीं हैं, उनकी बात करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे समझ लेते हैं। चलो, x, y का लसा क्या होगा। तो यहाँ पर क्या है, तो इसमें से पहला ऑप्शन अगर आपसे दे दें कि x है, b ऑप्शन दे दें, y है, c ऑप्शन दे दें, x y है, d ऑप्शन दे दें, ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आप x और y नहीं कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे ये कहा जाए कि 1/4 प्लस 1/6 इनका एलसीएम बताइए, कोई कहेगा जैसे हमने 6 चौक 24 अगर आप कह दें कोई बच्चा 24 के माध्यम से इसे सॉल्व करे, या फिर 4 × 6 के माध्यम से इसको सॉल्व करे, तो यहाँ सॉल्व तो हो सकता है 6 और 4 10/4 × 6 सॉल्व तो हो सकता है, ये करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। बात ये आती है कि 4 और 6 का एलसीएम क्या 24 होगा, तो आप आंसर गलत बताएंगे। 4 और 6 का एलसीएम 24 नहीं होगा। 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 12 ही होगा। तो ये करना तो सही है, लेकिन आप इसे एलसीएम घोषित नहीं कर सकते हैं। दिस इज नॉट एलसीएम। 4 × 6 इसका एलसीएम नहीं है। ठीक उसी प्रकार x और y का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो इसमें x की वैल्यू हो सकता है 2 हो, y की वैल्यू हो सकता है 4 हो। तो x y अगर आप एलसीएम कहते हैं तो यह इसके इक्वल नहीं आएगा, 8 आएगा, जबकि इसका एलसीएम हमें क्या प्राप्त हो रहा है, इसका एलसीएम हमें 4 प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए एक के लिए कोई फेल हो जाता है वो सभी के लिए फेल ही माना जाता है। तो यहाँ पर ये डिसाइड नहीं है कि x और y सह अभाज्य संख्याएं हैं या नहीं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। एक और एग्जांपल बताएं।
x, y का एलसीएम होगा। ये ऑप्शन x। अच्छा, इसमें कंडीशन लगा देती हैं, जहां x, y सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब इनका एलसीएम बिल्कुल x इंटू वाई आ जाएगा। बी कंडीशन में y, सी कंडीशन में xy और डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज। चलो, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर सी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने एक कंडीशन लगा दिया कि यहाँ x, y सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य का संख्या दो का, इसका मतलब अलग अलग संख्या है। जैसे 2 और 3, तो 2 और 3 का एलसीएम 2 गुणा 3 ही आएगा, 6 ही आएगा। सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए, तभी x और y का एलसीएम x इंटू वाई होगा। नेक्स्ट, आगे की ओर। x और y का मासा होगा। पहला ऑप्शन x, बी ऑप्शन y, सी ऑप्शन 1, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं, या ज्ञात नहीं कर सकते, तो इसमें से हम ऑप्शन यही लगाएंगे कि इनमें से कोई नहीं है, ये वाला लगाएंगे, ज्ञात नहीं कर सकते। तो x और y का जो मसा है, यहाँ पर हमें पता नहीं x की वैल्यू 2 हो, y की वैल्यू 4 हो, तो इनका HCF क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब x आ जाएगा। तो कहने का मतलब x और y की वैल्यू आपको डिसाइड नहीं है, तब तक आप उसका आंसर नहीं दे सकते एलसीएम एंड एचसीएफ का। एग्जाम्पल सेकेंड, x, y का मसा होगा, जहाँ x, y सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। पहला ऑप्शन x, बी ऑप्शन y, सी ऑप्शन 1, डी ऑप्शन ज्ञात नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ज्ञात आसानी से कर सकते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, x इक्वल टू आप 2 ले लें, y इक्वल टू 3 ले लें, तो HCF आप निकालेंगे 2 का 3 का, तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो इसलिए कुछ ये इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं होंगे। नेक्स्ट, कुछ आगे क्वेश्चन लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट और रह गया है, दो दी गई संख्याओं के लसप और मसप में संबंध क्या होता है। दो दी गई संख्याओं के दी गई संख्याओं a एवं b लसप, एलसीएम एवं मसप, HCF में संबंध। इनमें संबंध क्या होता है, तो एलसीएम ऑफ a, b इंटू HCF ऑफ a, b इक्वल टू होता है दी गई संख्याओं का गुणनफल। दी गई संख्याओं का गुणनफल, ये होता है इसका। एलसीएम ऑफ a, b इंटू HCF ऑफ a, b इक्वल टू होता है a इंटू b, दी गई संख्याओं का गुणनफल। इसके माध्यम से हम कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे दो संख्याओं के लिए होता है, ये ध्यान रखना, दो दी गई संख्याओं के लिए। एग्जाम्पल में जैसे आपसे कह दिया जाए, चलो एक ऑथेंटिक क्वेश्चन ही ले लेते हैं जो आया हुआ है किसी एग्जाम में। यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देखो, ऑथेंटिक क्वेश्चन लिया गया है। यह दो संख्याओं का मसप तथा लसप क्रम से 18 व 396 है, तो उनमें से एक संख्या 36 है, तो दूसरी संख्या पूछी है। इनमें से देखो चार चीज़ होती हैं, ये दे, ये दे, ये दे, तो आप बी निकाल सकते हैं, या ये दोनों दे दे और ये दे दे, तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं। चार चीज़ हैं यहाँ पर, चार अननोन राशि हैं। इनमें से तीन ज्ञात राशि देता है, तो चौथी अज्ञात राशि आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं, देयरफॉर हल में आप लिखें एलसीएम या HCF
एलसीएम लिखो तो एचसीएफ कोई बात नहीं है, किसी को भी आप पहले लिख सकती हैं। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू होता है दी गई संख्याओं का गुणनफल, दी गई संख्याओं का गुणनफल। एचसीएफ क्या है यहाँ पर, मसापा कितना 18, लसापा कितना है 396 इक्वल टू दी संख्या का गुणनफल 36। दूसरी को हमने x यहाँ पर लेट कर लिया है, तो x इक्वल टू आ जाएगा 18 इंटू 396 अपॉन 36। 18 दूनी 36, 2 से काट दो 198 आ गया ये। 2 1 2, 2 9 18, 2 8 16। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले का यूज करके चौथी अज्ञात राशि आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर ये आप क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन देखने के लिए आप मिल सकते हैं। आप रीड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को जरूर देखें और उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करें, बिल्कुल सॉल्व होंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, यह दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका मशपा 4 है, तो उनका लसपा क्या ज्ञात हुआ। तो यहाँ पर दो संख्याओं का अनुपात दिया है, तो पहली संख्या हो जाएगी, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, वैसे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप देख करके भी आंसर दे सकते हैं। और दूसरी संख्या यहाँ पर क्या होगी 4x। यहाँ पर ये मान लिया है आपने, क्योंकि x का इनमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अनुपात जो होता है उनमें कॉमन कुछ न कुछ कटा होगा, इसलिए यहाँ पर हमने x का मल्टीप्लाई कर दिया है। पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या हो जाएगी 4x। अब उसने क्या दिया, उनका मसापा यानी कॉमन फैक्टर तो दे दिया, मसापा कितना है 4 है, और यहाँ से मसापा क्या निकलेगा x, तो x इक्वल टू आ गया 4। तो उनका लसापा पूछा है, लसापा निकाल लो। 3x, 4x का लसापा क्या होगा, एक जो कॉमन फैक्टर है वो ले लेंगे और जो कॉमन नहीं है उन सभी को लिया जाता है, तो ये भी लिया जाएगा, ये भी लिया जाएगा और ये एक बार लिया जाएगा, क्योंकि ये कॉमन है, ये एक बार ही लिया जाएगा। तो 4 12, x की वैल्यू डाल दो, 12 चौक 48, आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, करने की कोशिश करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को आप जरूर लगाएं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने चाहिए। या दो संख्याओं का अनुपात 6:13 है, उनका लसापा 468 है, तो उनका मसापा पूछे। अब की मसापा पूछ लिया, तो पहली संख्या 6x हो जाएगी, दूसरी कितनी हो जाएगी 13x हो जाएगी। इनका लसापा निकालना है, लसापा दिया है इसने, लसापा दिया है कितना है 468। लसापा इनका क्या होगा, जो यहाँ पर ये सह अभाज्य संख्या है उनका गुणनफल और जो कॉमन फैक्टर होता है उसका गुणनफल, उसे भी लेना ही पड़ेगा आपको, लसा निकालना है, इसलिए एक बार 468। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 468 अपॉन 6 गुणा 13, 6 से काटो, 6 7 42, कितना बचा 4, 6 48, 13 6 78। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी 6, तो मसापा कितना हो जाएगा 6, इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डियर स्टूडेंट, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन आने की संभावना है रीट में। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना 180 है तथा उन संख्याओं का मासा यहाँ पर दे दिया, ये हाईलाइट है। यहाँ पर मासा का क्या होता है, ओवेनिस्ट कॉमन फैक्टर होता है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर मासा कितना है 12, मासा बराबर 12, इसलिए माना दो संख्याएं 12x, 12y हैं, जहाँ पर x और y सह अभाज्य संख्या हैं, x, y सह अभाज्य संख्या है। यहाँ पर ये जानकारी होना अति आवश्यक है, x, y सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि कॉमन संख्या तो ये हो गई, ये 12, ये तो कॉमन हो ही गई, तो यहाँ पर x और y सहभाज्य होंगी ही होंगी। अब उसने क्या दिया है 12x प्लस 12y, दोनों संख्याओं का योगफल कितना है 180। तो यहाँ से 12 का भाग लगा दो, 12 एकन 12 या 12 पंजू 60। तो यहाँ पर x प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई 15,
12 का इसमें भाग लगा, इसमें लगा, इसमें भी 12 का भाग लगेगा। यहाँ पर इसमें से 12 कॉमन लेकर के आप उस साइड में भेज सकती हैं। अब यहाँ पर आपको x और y की ऐसी वैल्यू डिसाइड करनी है जिनका योग 15 आ जाए। तो इसके आप पेयर बनाएंगे, हेंस युग्म। किसके? x और y के युग्म बना रहे हैं। x का मान 1 होगा तो y का मान 14 होगा, x का मान 2 होगा तो y का मान 13। इसमें एक बढ़ाते जाओ, एक कम करते जाओ। 3, 12, 4, 11, 5, 10, 6, 9, 7, 8। अब 8, 7 कराएंगे तो ये चेंज हो गई, रिपीट होने लगे। बस x की जगह क्या आ गया 8, y की जगह क्या आ गया, यहाँ x की जगह 8 आ गया, y की जगह क्या 7 आ गया। तो यहाँ से आगे जितने भी पेयर लिए जाएंगे वो सब रिपीट होंगे, x और y आपस में चेंज होंगे। अब हमें कैसे लेनी है x और y? हमने यहाँ पर कह दिया कि x और y सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य तो ये देखो सहभाज्य हैं, बिल्कुल सहभाज्य हैं। और देखिए ये भी सहभाज्य हैं, ये सहभाज्य नहीं, इसको हम नहीं लेंगे। ये सहभाज्य यस, ये सहभाज्य नहीं, और ये सहभाज्य ये भी नहीं है, ये सहभाज्य है। तो टोटल x और y की वैल्यू आपने डिसाइड कर दी, क्या क्या हो सकती हैं। ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है। तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे? 1, 2, 3, 4। तो 4 टाइप के आपके युग्म बनेंगे, जोड़े बनेंगे। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगर वो बाई चांस संख्या पूछ ले, संख्या क्या होंगी? ये तो आपके x और y की वैल्यू थी। संख्या हमारी क्या है? 12x 12y। इसका मतलब इसमें हम 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें अब संख्या भी प्राप्त हो जाएंगी। पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन इसमें संख्याएं पूछ ली हैं। संख्याओं का सही युग्म कौन सा होगा? तो योगफल दिया गया है, उनका मसा कितना है? 15 है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मसा 15 है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 15x, और दूसरी संख्या मान लेंगे 15y। माना संख्याएँ मैं लिख रहा हूँ लेकिन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 15x व 15y है, जहाँ x, y सह अभाज्य संख्या है। देखो अच्छी डीपली नॉलेज होती है तभी ये चीज़ें आती हैं कि x और y कैसी संख्या यहाँ पर सह अभाज्य होंगी, क्योंकि मसा दिया है, कॉमन फैक्टर से वो कट चुके हैं। तो यहाँ पर 15 है, वो कॉमन फैक्टर हो गया। x और y सह अभाज्य संख्या है। इनका योगफल 165 दिया है। आप इसमें से 15 कॉमन लेंगे तो 15 का क्या लगाएंगे इधर भाग, 15 एकन 15, 15 एकन 15। x और y की वैल्यू अब आपको निकालनी युग्म। x और y के युग्म कितने बनेंगे? x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 10 होगी, x की वैल्यू 2 है। इसको अब हम एक एक बढ़ाते जाएंगे, y की वैल्यू कम करते जाएंगे। 2,9 होगा, 3,8 होगा, 4,4 होगा, 4 सॉरी कोई मिस्टेक हो गई। ये इसमें से एक लेंगे तो ये 3,8 यहाँ तक सही है। इसे 4 कराएं तो ये 7 होगा। नेक्स्ट इसे 5 कराएंगे तो ये 6 होगा। इसे और आगे बढ़ना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये कम हो जाएगा 5। तो इसका मतलब रिपीट कर गया ये। फिर ये 7 आएगा, y का मान 4 आएगा तो ये वाला रिपीट करेगा। तो इस वाले को हम लेंगे नहीं। अब इसमें से हमें सह अभाज्य संख्या लेनी है। 1 और 10 सहभाज्य हैं, यस, ये और सहभाज्य हैं, ये भी सहभाज्य हैं, ये भी सहभाज्य हैं, और ये भी सहभाज्य हैं। तो कितने जोड़े यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5। अब उसने जोड़े नहीं पूछी हैं यहाँ पर। अब उसने पूछा है कि वो संख्या कौन सी होंगी, संख्याओं का सही युग्म। संख्या कौन कौन से? 15x 15y है। तो इसका मतलब 15 का इनमें गुणा कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू सॉरी पहली संख्या दूसरी संख्या में प्राप्त हो जाएगी। संख्या कौन कौन सी होंगी? 15, 15,150, 15 दूनी 30, 15 नम्मा 135, 15 × 45, 15 × 120, 15 चौका 60, 15 सत्ते 105, 15 5 75, 15 छिक्का 90। तो ये यहाँ पर हमें संख्या प्राप्त हो गई हैं। इनमें से अब हम छांट लेंगे कि सही युग्म कौन सा है। देखो 15,150 है, इसमें नहीं है। 30,135 है, यस, और भी कोई है नहीं। तो इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे।
ये कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे थे जो अधिकतर विद्यार्थी नहीं जानते हैं, लेकिन आपको एवरी कॉन्सेप्ट को समझना है। कैसा भी क्वेश्चन रीट में बन के आ जाए आप उसे हल कर सकें। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।